दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लास को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा करेंगे अपने 474 नंबर के लेक्चर को। जी हाँ दोस्तों, आज ये लेक्चर अगर आप देखते हैं ना तो पूरे 19 लेक्चर दोस्तों ये हमारे कवर होने वाले हैं, जो कि केवल और केवल फिजिक्स विषय में दे रहा हूँ। और आज की क्लास देखने से आपका तैयार हो जाएगा 14,220 सवाल। जी किसने? 14,220 सवाल आपके कंप्लीट होने वाले। जो टॉपिक हमने चूज किया है, टॉपिक का नाम है दाब, यानी प्रेशर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दाब से संबंधित बहुत सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन्हीं सभी सवालों से संबंधित हम लोग सवालों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सारे कोर्स भी बना के रखे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी तैयारी बढ़िया हो, या फिर आप चाहते हो कि अच्छी तैयारी करें और बेहतर, तो दोस्तों आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार सी क्लास यहाँ चलती है। हर एक कोर्सेज में दोस्तों डेमो क्लास हमने दे दिया है। अगर आपको भरोसा हो नितिन सर पर तो आप आइए, इस डेमो क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, डेमो क्लास देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्लास परचेज करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, सीधे आते हैं सवालों पर। ये सवाल यार अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। करा एक व्यक्ति है जो एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस लेता है, तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? अब हर बच्चा की तरह मैंने भी सोचा कि गहरी सांस ले रहा है तो पेट में हवा तो जा ही रही है, इसका मतलब है, और तराजू भी कह दिया कि बड़ा सेंसिटिव तराजू है। ठीक है, तो अरे लिखा है ना कि सेंसिटिव यानी संवेदनशील तराजू है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को भी भांप लेता है, कम वजन को भी ज्ञात कर लेता है। ठीक है, तो अब अगर गहरी सांस लेगा तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन जब इसका उत्तर मुझे पता चला कि रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैं बड़ा विचार करने लगा ये संभव कैसे है। फिर मैंने गूगल किया तो ऐसी सैकड़ों वेबसाइट हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, सांस लेने से रीडिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पेट में खूब ढेर सारी हवा चल गई है। अरे मूर्खों, मैंने फिर बाद में समझा, बड़ा समझने का प्रयास किया कि यह उत्तर गलत है कि सही है। तो याद रखिएगा, ठीक है, रीडिंग जो है दोस्तों वो परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, रीडिंग परिवर्तित नहीं होगी। और इसके पीछे कारण क्या है पता है? वो जितना ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, जितना ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहा है। अब आपको लगेगा अरे सर हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, सांस लेने से कहाँ जो है वजन बढ़ जाएगा। अरे हमने अपने पेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला भी तो है, जितना निकाला उतना ही तो ग्रहण करेंगे। कितना खींच लेंगे बताइए? एक गहरी सांस लेने पर कितना खींच लेंगे? अरे जितना निकालेंगे उतना नहीं खींचेंगे, बताइए जी। ठीक है, ओहो सर कितना मिस्टेक हो जाता। अब मैंने पढ़ा दिया, आपसे जीवन भर ये गलती नहीं होगा। देखिए फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स के सवालों के पीछे क्या क्यों, बस सवाल जवाब करते रहिए, उत्तर अपने आप पैदा होता रहेगा। ठीक है, यही फिजिक्स है। ठीक है, भौतिक विज्ञान इतना बेहतरीन विषय है कि क्या ही कहना। प्रक्षालन मशीन, ये सवाल देख करके भी डर गया। जब दूसरा सवाल मुझे मिला, हमने कहा लगता है आज मेरा दिन सही नहीं है। ठीक है, हर सवाल मुझसे गलत हो रहा है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला प्रक्षालन मशीन कुछ और नहीं है। प्रक्षालन मशीन यह कपड़े धुलने की मशीन है। ठीक है, कपड़े धुलने वाली मशीन। तब मुझे समझ में आ रही है, बाप रे, ये सवाल तो मैं कितने बार पढ़ चुका हूँ। प्रक्षालन मशीन की जगह अगर मैं ये लिख देता, मान लीजिए यहीं शॉर्टकट में लिख देता वॉशिंग मशीन, ठीक है, और आपसे पूछता कि बताइए वॉशिंग मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप तुरंत कहते सर अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी भी उत्तर यही रहेगा, कुछ बदल थोड़े जाएगा। ठीक है, अब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, कठिन कहा क्या मैंने कुछ? आसान कहा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, पहली बात देखिए, साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले हैं, यानी छोटा बड़ा बुलबुला है। व्यास समझते हैं किसे कहते हैं? त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, 2r। व्यास को d से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और त्रिज्या का दोगुना होता है। तो कह रहा है दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले हैं, अगर उनको एक नली द्वारा दोस्तों एक दूसरे के पास लाया जाए तो याद रखेंगे क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला
बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। ये दोस्तों होगा, ये आपकी सोच से बिल्कुल परे। हर बच्चा सोच रहा होगा कि नली को पास लाने पे लगता है जुड़ करके एक हो जाएगा, एक वोक नहीं होगा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब फिजिक्स की बातें। अब आप कहेंगे सर डिटेल पढ़ा दीजिए। देखिए डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए बैच आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है, और बैच का इंतजार थोड़ा आप भी कर लीजिए, क्योंकि अभी तुरंत तो मैं इस फिजिक्स का कोई बैच नहीं बनाया हूँ, लेकिन फिजिक्स मैंने फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पर, उसे भी जाकर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कह रहा साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होगा, ठीक है। जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फूट जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आवेशित बुलबुले होते हैं, बुलबुले की जो सतह होता है, यदि उस पर समान आवेश आएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रति आवेशित करेंगे, और इसके बदले में बुलबुला क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका आकार आयतन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के क्या होगा, याद रखेंगे, बुलबुले का आयतन, ठीक है, क्या होगा, बुलबुले का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन जो है ये बढ़ जाएगा, बुलबुले का आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन बढ़ने का मतलब सीधा फीधा कहिए उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। आयतन बढ़ने का तात्पर्य क्या दोस्तों, उसका आकार क्या हो जाएगा, पहले से बड़ा हो जाएगा जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब, ठीक है। बुलबुले के आवेशित किए जाने पर क्या होगा, बुलबुले का आकार बड़ा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से, ठीक है, क्रांतिक वेग से क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, तो उसका बहना किस पर निर्भर करता है। मैं पिछली क्लास में बताया था कि भैया अगर कम हो जाएगा तो श्यानता पर निर्भर है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो घनत्व पर निर्भर है, ठीक है। तो कम होना किस पर निर्भर करता है दोस्तों, याद रखेंगे श्यानता पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या कम होना श्यानता पर निर्भर करता है, और अधिक होना याद रखेंगे द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये दो सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्रांतिक वेग से संबंधित। तो ये दोनों तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत प्यारा सा सवाल है और परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, दिखने में आसान लगेगा लेकिन रहेगा दोस्तों थोड़ा कठिन। आगे देखिए, करा केश नली में जल की अपेक्षा यदि एक तरल जो है ये अधिक ऊंचाई तक दोस्तों चढ़ता है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा एक तरल जो है केश नली में अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या दोस्तों, तो एक लाइन का कारण है, क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन जो है दोस्तों वो जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जल की अपेक्षा अधिक होता है, और जब अधिक होता है, इसी कारण दोस्तों केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल जो है वो अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए मैं कारण भी दे रहा हूं आपको। कह रहा है झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जब ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होगा। कोई झील है, झील के नीचे से एक बुलबुला उठा, ऊपर आते आते क्या होगा, बुलबुला छोटा होगा, बुलबुला फूट जाएगा, बुलबुला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा अंदर से बाहर की तरफ आने पर, अंदर से बाहर की ओर आने पर बुलबुला बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बुलबुला बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुलबुला जो है दोस्तों ये बड़ा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आता है पानी का दबाव कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आता है, पानी का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। पानी का दबाव कम होता जाता है, इसी कारण बुलबुले का आकार बढ़ता चला जाता है, ये होता है, ठीक है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी जब आप समझना चाहेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा जल हो गया, वायु हो गया, शहद हो गया और खून हो गया, इसमें सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता तो दोस्तों शहद में होता है। शहद के बाद ज्यादा श्यानता दोस्तों खून में होता है।
खून के बाद ज्यादा से अंतर दोस्तों जल में होता है, और जल के बाद ज्यादा से अंतर दोस्तों वायु में होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा सा सवाल है और इस तरह के सवाल भी आते हैं, ये काफी आसान भी है। ठीक है, और आगे चलिए, कह रहा है शीतकाल में झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, लेकिन फिर भी जलीय जीव क्या रहते हैं, पानी के अंदर जीवित रहते हैं। तो ठंडी के समय में, सर्दियों के समय में जो ऊपरी सतह होता है उस पर बर्फ जम जाता है। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि पानी का मैक्सिमम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान दीजिएगा, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। क्या होता है दोस्तों, ये अपने मैक्सिमम पर होता है जब यह 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और बर्फ कब जमता है दोस्तों, जब ये 0 डिग्री पे चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बर्फ के ऊपरी सतह पर दोस्तों वो तो ठंडा हो जाता है, लेकिन नीचे वाला सतह दोस्तों अभी भी जल के अवस्था में बना रहता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी कारण जल का भीतरी सतह, जल का भीतरी हिस्सा जल के रूप में ही रहता है, जल के रूप में ही रहता है। और जब वो जल के रूप में रहेगा तो उसके अंदर जलीय जीव तो जिंदा रहेंगे ना, मर थोड़े जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी बर्फ जो है वो सिर्फ ऊपरी लेयर पर ही बनता है, अंदर का लेयर दोस्तों बर्फ में तब्दील नहीं होता है, क्योंकि ऊपर बर्फ जम चुका है तो ऊपर से वो नीचे की तरफ बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्योंकि मौसम ऊपर से गर्म है, नीचे से थोड़े गर्म है। अरे भाई, ऊपर से ठंडा हो रहा है, नीचे से थोड़े ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है, इसको ध्यान देंगे। अगले सवाल पर आइए, करा बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है दोस्तों, हल्का होना। बादल इतने ज्यादा हल्के होते हैं या फिर घनत्व से उनकी तुलना कर सकते हैं कि उनका घनत्व, बादलों का घनत्व कम होता है। ठीक है, बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए दोस्तों बादल क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। कई बार दोस्तों आजकल एक बड़ा न्यूज चल रहा है कि किसी के खेत में बादल गिर गया है। अब लोग देखने जा रहे हो, बादल नहीं दोस्तों, वो पास में नदी है, नदी में झाग बन गया है, तेज हवा चलने के कारण झाग उड़ गया और फिर बाद में जमीन पे गिर गया। ठीक है, तो ये घटना है, बादल जमीन पे नहीं गिर सकता। ठीक है, वो थोड़ा सा आप याद रखें, बादल जमीन पे गिरेगा तबाही मच जाएगी। क्यों दोस्तों, उसमें पानी होता है ना, जल होता है। ठीक है, तो ऐसे हवा में थोड़ा गिर जाएगा जैसा आप समझते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बादलों का घनत्व तो कम होता है, इसलिए बादल जो है ये तैरते हुए नजर आते हैं। कह समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र में दोस्तों नमक पाया जाता है, नदी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो याद रखेगा, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, समुद्री जल का घनत्व ठीक है, किसके कारण दोस्तों, नमक के कारण। ठीक है, घनत्व नदी के जल के घनत्व नदी के जल के घनत्व से घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। इस वजह से दोस्तों नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कुछ ऐसे भी समुद्र जैसे मृत सागर, उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन है, इस वजह से कहा जाता है कि उसमें कोई डूब ही नहीं सकता, आप चाह के भी नहीं डूब सकते, आप तैरते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन वहाँ पे। लेकिन उतना ज़्यादा नमकीन में आप जो है रह भी नहीं सकते, ये भी स्थिति है। ठीक है, आगे देखिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो क्या होता है, नदी से जहाज सागर में जा रहा है तो क्या होगा दोस्तों, जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा ये सोचता है कि नदी मान लीजिए ऐसे बह के आ रही है। ठीक है, नदी ऐसे बह के आ रही है और इधर दोस्तों समुद्र है। ठीक है, इधर क्या है दोस्तों, इधर समुद्र है। अब इधर से दोस्तों नदी आ रही है, इधर दोस्तों क्या हो गया, समुद्र हो गया। अब बच्चा सोचता है कि नदी ऐसे गिर रही होगी समुद्र में, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ऊपर की ओर रहता है, समुद्र जो होता है, याद रखेंगे, इसका जल ऊपर की ओर रहता है, नदी का जल नीचे की तरफ रहता है। तब तो सर समुद्र का जल नदी में चला जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इतना होने के बावजूद भी नदी दाब बनाती है ना, प्रेशर बनाती है, इसलिए दोस्तों आके मिल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा उल्टा पुल्टा सवाल है।
पानी देखेंगे तो समुद्र, देखिए जहाज नदी से आ रही, सागर में जा रहा तो ऊपर क्यों उठ जा रहा है, यानी सिंपल सी बात है, ये हिस्सा ऊपर होगा तभी तो ऐसा हो रहा है, और नदी वाला हिस्सा दोस्तों नीचे होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नदी के जल का जो घनत्व है वो समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, ये इसके पीछे एक बड़ा कारण है, ठीक है। क्या कारण है दोस्तों? नदी के जल का घनत्व, नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से, समुद्र के जल के घनत्व से क्या होता है दोस्तों? अब देखिए नदी का जल का घनत्व ज्यादा होता है या समुद्र का, तो याद रखिएगा समुद्र का ज्यादा होता है, तो नदी वाला क्या होता है दोस्तों? कम होता है, ठीक है, कम होता है। इस वजह से दोस्तों ऐसा स्थिति बनती है कि जहाज थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, वो घनत्व के कारण होता है, वो डेंसिटी के कारण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। कर अशुद्धि की वजह से जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या होता है? क्वथनांक मतलब उबलना, ठीक है। अच्छा, उबलना कितने तापमान पे दोस्तों, कितने टेम्परेचर पे जो जल है दोस्तों उबलने लगता है? तो आप कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। लेकिन पानी उबलेगा ना, पानी में उल्टा सीधा चीज मिला देंगे, अशुद्धि मिला देंगे, तब दोस्तों उसको और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो वही लिख रहा है कि अशुद्धि के कारण जल के क्वथनांक का मान क्या होगा? तो याद रखेगा जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। क्यों? अशुद्धि जो मिल गई है तब उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। अशुद्धि के कारण अधिक गर्म करना पड़ेगा, अधिक गर्म करना होगा। इसी कारण दोस्तों क्या कहा जा रहा है? इसी कारण कहा जा रहा है कि मान क्या होगा? मान जो है ये बढ़ जाएगा। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो कितने के बराबर होता है? ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम रखते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला कह रहा है अशुद्धि के कारण हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिमांक का अर्थ होता है जमना। कोई चीज दोस्तों कब जम जाता है? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जल है, अब जल दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, लेकिन यदि अशुद्धि मिला जाए, दिया जाए तो ठीक है, तब दोस्तों और ज्यादा जमाना होगा, ठीक है, और अधिक तापमान कम करना होगा, ठीक है, तापमान कम करना होगा, और अधिक तापमान दोस्तों कम करना होगा, तब जाके वो चीज जमेगा, क्योंकि उसमें अशुद्धि मिल गया। अशुद्धि नहीं मिला रहता तो 0 डिग्री सेल्सियस पर काम हो जाता। तो इस तरह से जल का हिमांक कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाएगा, हिमांक जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? याद रखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री जो होता है ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसे भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। देखिए फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, कहीं ना कहीं आप कम पढ़ते हैं, कम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तो फिर भी बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 7वां विषय है। 6 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये 6 विधिवत पढ़ा चुका हूँ। अब 7वें विषय के रूप में दोस्तों हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, और इसे हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया था, और आज जो है 474 नंबर की क्लास ले रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि आज हमारी क्या है, ये 19वीं क्लास है, ठीक है। तो आप जाके पूरी क्लास देखिए, तब जाकर के आपको आनंद आएगा। 474 का जो सफ़र है वो बड़े मेहनत से हमने पूरा किया, ठीक है। इसी तरह से जितना शिद्दत से आज पढ़ा रहा हूँ, इतनी शिद्दत से दोस्तों मैंने पीछे भी पढ़ा रखा है। आप खाली समय दीजिए, पढ़िए तो आनंद आ जाएगा। कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिंड तैरता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस जो है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पिंड है वो तो दोस्तों तैर लेता है। चलो बढ़िया है, तैरने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम तापमान बढ़ाते हैं, क्योंकि तापमान आप बढ़ाएंगे तभी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा तो अब पिंड तैरने लायक स्थिति में नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी उबलने लगेगा, पानी उबलेगा तो घनत्व तो कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, याद रखेंगे, पानी उबलने लगेगा। क्या होगा दोस्तों, पानी उबलने लगेगा। पानी उबलेगा तो क्या होगा दोस्तों, पानी का जो घनत्व है
वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अब दोस्तों पिंड के साथ स्थिति क्या बनेगी, अब पिंड क्या हो जाएगा दोस्तों, पिंड डूब जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। इस स्थिति में अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो पिंड क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों, टेम्परेचर जो बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ठीक है, पानी उबलने लगा है और उबलने की वजह से घनत्व जो है कम हो गया है। कह रहा है जल में नमक मिलाने पर क्या परिवर्तन होता दोस्तों, जल में नमक, आजकल तो जल में हल्दी खूब मिलाया जा रहा है, ठीक है, उससे बहुत निगेटिव एनर्जी आती है। तो जल में नमक मिलाने पर दोस्तों क्या होता है, तो चाहे आप नमक मिलाइए या कुछ भी मिलाइए, सीधे सीधे क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप ये बताइए, यहां नमक की जगह चाहे आप इसे नमक कहिए, चाहे आप इसे अशुद्धि मान लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसे क्या मान लीजिए, चाहे आप इसे अशुद्धि मान लीजिए, मामला तो वही है ना। कुछ भी मिला देंगे जल में तो सीधा सीधा क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता, अब ज्यादा जो है तापमान देना पड़ेगा तब जाके ये होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है आपके लिए। कह रहा है एक ताजे अंडे को जब नमकीन पानी, नमक पानी मतलब नमकीन पानी में रखा जाता है तो क्या होगा, वह तैरने लगेगा। क्योंकि नमकीन पानी, चाहे आप यहां नमकीन नमक पानी में कहिए, चाहे आप इसे समुद्री पानी में बोलिए, ठीक है, समुद्री पानी। ठीक है, कुल मिला जुला के जो समुद्री पानी है इसमें मामला घनत्व का है। ठीक है, तो एक ताजे अंडे को जब नमकीन पानी या समुद्री पानी में रखा जाता है तो याद रखेंगे ये इसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण ही जो अंडा होता है, अंडा तैरने लगता है, अंडा तैरने लगता है। ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। बहुत सिंपल सा और साधारण सा सवाल है, सिर्फ आपके साथ खेल खेल रहा है। अरे भाई नमकीन पानी में तो इंसान तैरने लगता है, आपने पीछे क्या पढ़ा कि नदी के जल में तैरने की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। क्यों, घनत्व की वजह से। ठीक है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व ज्यादा होता है, जहां घनत्व ज्यादा होगा तो तैरेंगे। जब इंसान तैर सकता है तो अंडा नहीं तैरेगा। इतना देखिए कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बहुत ध्यान से जब सोचेंगे समझेंगे तब उत्तर मिलेगा। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है, यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो द्रव का प्रवाह क्या होगा। देखिए अगर वेग से ज्यादा हो गया तब तो धारा रेखीय प्रवाह में नहीं चलेगा, वो विक्षुब्ध प्रवाह में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब वह विक्षुब्ध प्रवाह में आ जाएगा। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह। अगर यही क्रांतिक वेग से दोस्तों कम होता तब क्या होता दोस्तों, तब इसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह का उदाहरण क्या है, जैसे नदी या नाले का जल। ठीक है, नदी या नाले के जल का प्रवाह, नाले के जल का प्रवाह। अगर तेजी से दोस्तों ये प्रवाह हो रहा है तो आप देख रहे होंगे पानी सीधा नहीं जाता, पानी ऐसे घुड़िया के चलता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पानी दोस्तों बहता जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। ऐसा कब होता है, जब क्रांतिक वेग से दोस्तों वेग ज्यादा हो जाए तब ऐसा होता है, इसे याद रखेंगे। कह रहा किस कारण क्वथनांक में भिन्नता आती है। ठीक है, क्या वजह है क्वथनांक में भिन्नता आती है, तो आप कह सकते हैं अभी पीछे पढ़ा था, अशुद्धियों के मिलाने से क्वथनांक में भिन्नता आती है या दाब में भिन्नता के कारण। ठीक है, दो कारण है दोस्तों, याद रखेंगे, दाब में भिन्नता के कारण। ठीक है, दाब में भिन्नता के कारण। ठीक है, या फिर द्रव में अशुद्धि मिलाने के कारण। ठीक है, द्रव में अशुद्धि मिलाने के कारण। ठीक है, अशुद्धि मिलाने के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्वथनांक में परिवर्तन होता है, क्वथनांक में भिन्नता आती है, इसे याद रखेंगे। वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण में क्या होता है दोस्तों, द्रव का गैस में बदलना। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रवण क्या कहलाता है दोस्तों, गैस का द्रव में बदलना। ठीक है, गैस का द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना है वाष्पीकरण कहलाता है। कर इन दोनों की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसकी संयुक्त प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसवन। ठीक है, जब इन दोनों की संयुक्त प्रक्रिया होती है उसे आसवन कहते हैं। अलग अलग क्या होता है, वाष्पीकरण। आप कहते हैं वाष्पीकरण कब होता है, जब द्रव गैस में बदल जाए तो वाष्पीकरण हो गया। लेकिन गैस अगर द्रव में बदल जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रवण कहते हैं, द्रव में बदलना। इन तीनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा एक स्वस्थ मछली को मीठे पानी से यदि खारे पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, मछली निर्जलीकृत होकर, ठीक है, निर्जलीकृत होकर मर जाएगी, निर्जलीकृत
होकर मर जाएगी। ऐसा क्यों होता दोस्तों? देखिए, जब तक वो सादे पानी में थी, मीठे पानी में थी, तब तक उसकी स्थिति ठीक थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसे आप खारे पानी में डालते हैं, उसका बदन पानी क्या करता है? सोखने लगता है, छोड़ने लगता है, छोड़ने लगता है, ठीक है, छोड़ने लगता है, पानी निकल जाएगा शरीर से, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अरे आदमी को देख लीजिए, ज़्यादा उल्टी करने से, टट्टी करने से शरीर में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर खोंच देगा, लगा देगा, ठीक है, सिरिंज लगा दिया, पानी भरना शुरू किया, या तो खुद से पानी पी लो या तो बोतल से पी लो, ठीक है, जैसे भी हो जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं निर्जलीकृत, डिहाइड्रेट होना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है जब जल जमता है, जमता यानी क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, ठीक है। जब जल जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? यदि जल जम गया है तो उसका घनत्व तो बढ़ता है या घटता है? सिंपल सी बात है, अगर जम गया तो घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, ठीक है, जल का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर तापमान बढ़ा दें, वो गर्म होने लगा, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? अब उसका घनत्व बढ़ जाएगा। इस तरह से होता है, इसको आप समझेंगे। आगे देखिए, करा तुला। तुला दोस्तों यह किस सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है? ये तो पुराना सवाल है, हुक का नियम वही दे दिया, ठीक है। तुला जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? यह हुक के नियम पर काम करता है। किस नियम पर? यह हुक के नियम पर दोस्तों काम करता है, तुला का सिद्धांत, ठीक है। परीक्षा में कई बार आता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है किसी वस्तु के लंबाई में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन, किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, उस वस्तु के परिवर्तन उस वस्तु पर लगे बल, उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। लगे बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही क्या है दोस्तों? यही आपका हुक का नियम है। अब आप कहेंगे सर ये भी नहीं समझ में आया, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो इसके लिए तो फिर मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स की जो फ्री वाली क्लास है उसे जाके देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा गैस का आणविक द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? परीक्षा में पूछा जाता है, अलग से एकदम डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन पूछा जाता है गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखिएगा, ये कहा जाता है 2 गुणे वाष्प दाब, ठीक है, 2 गुणे वाष्प दाब, या फिर इसी को आप कह सकते हैं वाष्प दाब का 2 गुना, ठीक है। वाष्प दाब का 2 गुना होता है, जितना भी वाष्प दाब होगा उसका 2 गुना ये गैस का आणविक द्रव्यमान माना जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। करा एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? तो याद रखिएगा, क्योंकि एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है पानी से कम होता है, ठीक है। एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक पानी से कम होता है, पानी से कम होता है, ठीक है। क्वथनांक जानते हैं ना? क्वथनांक मतलब कितने डिग्री पर उबलने लगता है। जैसे जल के बारे में कहा जाता है कि पानी जो है ये 100 डिग्री पर उबलने लगता है, लेकिन जो शराब है वो 100 से कम पर उबलने लगेगा, ठीक है। यही हो जाता है दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा गया। आगे देखिए, करा पानी, बर्फ, इथिलीन और एसीटोन में से किसका घनत्व दोस्तों ये सबसे ज्यादा है? ये बताइए, सबसे ज्यादा घनत्व किसका दोस्तों? तो नंबर 1 पर दोस्तों याद रखेगा जल का घनत्व, ठीक है। जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जल के बाद दोस्तों जल से बना हुआ बर्फ है, तो बर्फ का घनत्व दूसरे नंबर पे होता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है। और आखिरी पर आपका क्या होता है? एथिलीन होता है, ठीक है। आखिरी में आपका इथिलीन होता है, ठीक है, एथिलीन या एथिलीन, ठीक है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये जो पूछा है इसको ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? जल, फिर बर्फ हो जाएगा, फिर जो आपका एसीटोन हो जाएगा, लास्ट में एथिलीन हो जाएगा। इसे याद रखेंगे। कहा बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है दोस्तों ये जल्दी नहीं पिघलती, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बुरादा है, ठीक है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। इसी वजह से दोस्तों बर्फ को यदि किसी बुरादे से ढके हुए किसी चीज में रखा जाए तो वो फिर मतलब किसी भी ऐसे चीज में रखा जाए जो उष्मा का कुचालक हो, इसलिए आप देखते हैं थर्माकोल वगैरह लगा के रखा जाता है, उसमें बर्फ दोस्तों धीरे धीरे पिघलता है, मतलब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है।
करा सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग की शीतलता दोस्तों ये किस पर होती है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, किस पर होती है। तो सुपर कूलिंग कह दिया यानी हिमांक से नीचे, ठीक है, हिमांक से नीचे, इसी को क्या कहते हैं, सुपर कूलिंग। कभी अब बुरा ना मानिएगा, कभी कभी आप मार्केट में घूमिए तो एक दुकान मिलती है महा ठंडी बियर। अरे ठंडी बियर तो सुना था, ये महा ठंडी बियर का मतलब क्या है, वो क्या हो सर, वो सुपर कूलिंग करते हैं क्या, यही समझ लीजिए, एकदम चिल्ड, ठीक है, चिल्ड का भी चिल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो मशीनें होती हैं जो उनको और ज़्यादा ठंडा कर देती हैं, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी से निकला हुआ जो लावा है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, कई बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्मा में क्या होता है, इसमें गैस भी होता है, ठीक है, और लावा में गैस नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। मैग्मा में गैस होता है, मैग्मा में गैस होता है और लावा में दोस्तों गैस नहीं होता है, यही अंतर है, वरना किसी से पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है, क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है, अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है, लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है, और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है, ठीक है, घनत्व ही यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और घनत्व ही उसके वेग यानी गति को, ठीक है, गति को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इस तथ्य को दोस्तों आप याद रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। हो लगता है 30 सवाल पूरा हो गया, क्या पता भी नहीं चलता। अच्छा, बड़ा जल्दी दोस्तों क्लास समाप्त हो जाता है ना, हो अच्छी बात है, ठीक है। जिस तरह से बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, 14,220 सवाल हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। हमारे साथ देखिए जुड़ने का यही फायदा है। मैं बार बार आपको बुलाता हूँ कि देखिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, ये क्लास आपको काट रही है क्या? अरे इस क्लास को पढ़िए, ये क्लास आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों भाई? धीरे धीरे करके हमने 6 सब्जेक्ट पढ़ा दिया। 6 सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक परीक्षा में आप इन 6 सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे ना, 50% है वेटेज। 50% सवाल ना वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ही पूछ लिए जाते हैं, या 50% से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। आप जोड़ घटा के देख लेना, भारत के ज़्यादातर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और अब तो हम लोग साइंस पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों हम अपने अधिक पर पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे ये विषय भी हमारा समाप्त हो जाएगा। और चैनल की स्थिति क्या है? ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये महत्वपूर्ण, सब्जेक्ट कभी नहीं खत्म होता। हमारे साथ पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट खत्म होगा, ठीक है। और हमने कई दफ़ा दोस्तों सब्जेक्ट खत्म किया, ठीक है। एक बार मैंने डिटेल में क्लास लिया, वो पढ़ा के समाप्त कर दिया, एक बार कॉपी पे पढ़ा के समाप्त कर दिया, और अब जो क्लास दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर की तरह दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भरोसा हो तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी क्लास दोस्तों मैं तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है स्टडी 91 ऑफिशियल। सारी क्लासेज जब यहीं चलती हैं, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और क्लास लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, समझना है, आप मैसेज कीजिए या बात कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बैच आ चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे बैच आ चुके हैं फाउंडेशन बैच के नाम पर, जिसमें एक एक विषय को मैं विधिवत पढ़ा रहा हूँ और इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि दोबारा उन विषय को आपको न पढ़ना पड़े, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।